वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 14 रमजान मुबारक 1445 हिजरी, मार्च की है 25 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, हम लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा और एक अच्छे वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। सो हियर वी गो। ऑलराइट, जाग जाइए बिल्कुल। और आज तो जागने की मुझे भी काफी जरूरत है बिकॉज या आई थिंक आई डिडंट, रमजान का वो जो जनरली मैं जल्दी सो जाता हूँ डिनर वगैरह करने के बाद, आई स्लीप एंड देन नॉर्मली बाय द टाइम ऑफ द शो आई एम रीजनेबली फ्रेश। लेकिन आप लोगों को भी अंदाजा हो रहा होगा, आई थिंक पिछले फ्राइडे भी मैं यही बात कर रहा था कि यार रात में सोया नहीं ठीक से एंड ऑल। कल भी जो है ना वो सिचुएशन ऐसी हुई और एक इवेंट की कवरेज के लिए जो है जाना था रात में और जिसकी वजह से काफी देर से वापसी हुई और फिर सोए, फिर दोबारा सहरी के लिए उठ गए, फिर दोबारा थोड़ी सी देर सो गए बिकॉज अब नमाज का टाइम जो है वो काफी पीछे आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। दिल बहुत ललचाता है कि यार थोड़ी देर के लिए इंसान सो जाए, वरना सुबह का ये टाइम बड़ा अच्छा टाइम इस लिहाज से हुआ करता है कि जो आप नमाज पढ़ के आते हैं फजर की और फिर उसके बाद से जो है वो कुछ सीखने के लिए बड़ा जबरदस्त वक्त होता है उस वक्त शो के लिए निकलने तक। लेकिन वो मैं पिछले 2 दिन से जो है ना जरा इस चीज को मिस कर रहा हूँ। आई शुड गेट बैक टू माई रूटीन। लेकिन एक बात जो पता है वो आपको ये भी पता है ना कि वो रमजान के एक शेड्यूल का एक फटीक भी होता है। वैसे भी आज क्योंकि हम 14 रमजान में पहुंच गए, इसका मतलब ये कि आज रात और कल जो है वो रमजान का मिड पॉइंट आ जाएगा और फिर उसके बाद जरा थोड़ा सा एक शेड्यूल को फॉलो करते रहना एक चैलेंज हो जाता है। हम सब इसी एक ही कश्ती के सवार होते हैं, क्या करें यार, इंसान है, हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि अल्लाह ताला ने बनाई हैं। लेकिन बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अभी क्या है सीन 7:23 हो चुके हैं। ऑफ कोर्स प्रोग्राम में आज बहुत सारी बातें होनी है। पाकिस्तान क्रिकेट में थोक के हिसाब से तब्दीलियां हुई हैं। आपको पता है कि एक नया ठेकेदार आ गया है तो फिर ठेकेदार हर सड़क अपने लिहाज से नहीं बनाता है। तो यहाँ पर भी जो है वो सीन हुआ है कि यहाँ पे भी काफी सारी तब्दीलियां हुई हैं। उनके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर जो है वो भी बातचीत हो सकती है। रूस में जो वाकया हुआ है बहुत ही खौफनाक, वहां पे कॉन्सर्ट पे जो हमला हुआ है जिसमें 130 से ज्यादा लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे। जो चारों परपेट्रेटर्स थे, जो ये मैसेकर करने वाले लोग थे, ये चारों पकड़े गए हैं और वहां की एक कोर्ट में जो है वो इनको चार्ज कर दिया गया है ऑन टेररिज्म। तो जरा उस पे भी वाकये पे नजर डालेंगे और भी आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। प्रोग्राम में जाहिर है आप भी पार्टिसिपेट करेंगे विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और चैलेंज। जरा मैं इस वक्त I am scrolling down and down and down and down and let's see आज का पहला मैसेज हमें किसने भेजा है? जी आई एम ऑलमोस्ट देयर। फहीम अली खान का मैसेज आया आज का पहला। ऑलराइट, आपने कुरानी आयत जो है जो हमें आज भेजी है वो सूरह नजम की आयत नंबर 39 है और ये कि इंसान के लिए वही होगा जिसकी उसने कोशिश की। ठीक हो गया भाई, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आई नेवर फाउंड एक्स एक्टिव फॉर द लास्ट मंथ अंटिल आई लैंडेड इन फ्रांस। सीरियसली वी कैन से वी आर लिविंग इन नॉर्थ कोरिया। वेल इफ वी वर लिविंग इन नॉर्थ कोरिया, कभी आप किसी सरकार से शदीद मोहब्बत करने वाले शख्स के साथ ये किससे ये बात बोलेंगे कि यार ऐसा लगता है हम नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं, तो वो ये बोलेगा आपको कि यार नॉर्थ कोरिया में अगर आप रह रहे होते तो आपके पास तो इंटरनेट भी नहीं होता। आपको पता है ना कि नॉर्थ कोरिया में पीपल आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम आउटसाइड, यानी उनका जो एक अपना इंट्रानेट है, नॉर्थ कोरिया का अपना एक इंट्रानेट है, लोग सिर्फ उसी को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। चंद एक वेबसाइट्स हैं उसमें जहाँ पे आप जा सकते हैं। पता नहीं उन वेबसाइट में भी वो किम जोंग उन की रोजाना मसरूफियात के अलावा और क्या बातें डिस्कस करते होंगे, मुल्क की तारीख, उसकी हिस्ट्री वगैरह और प्रोपेगेंडा चीजें होती होंगी। ज़ाहिर है कोई इस्लामी या कोई मजहबी वेबसाइट तो वहाँ होती भी नहीं होंगी बिकॉज वहाँ तो आपको पता ना कि मजहब को आप फॉलो भी नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है वैसे यार, वाकई उन वेबसाइटों में, नॉर्थ कोरियन वेबसाइटों में जो है
वो अगर होता होगा तो फिर क्या होता होगा. लेकिन बहरहाल सो या नॉर्थ कोरिया नहीं कहते हम, कोई और भी रिस्ट्रिक्शन से भरपूर मुल्क की जो है बात कर लेते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन रहते होंगे, लेकिन बल्कि हम यही बोलेंगे ऐसा लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ. सोचें यार. आगे बढ़ते हैं जी. PIA flights to UK may resume in May. All right. The Civil Aviation Authority has expressed the hope that the Pakistan International Airline flights to the United Kingdom would likely resume in May, as inspection in this regard have been completed. आप जानते हैं जी, यूरोप के किसी भी मुल्क के लिए जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कोई भी फ्लाइट नहीं जाती. एंड फॉर दैट मैटर आई डोंट थिंक एनी एयरलाइन फ्रॉम पाकिस्तान गोज टू यूरोप. एक जमाने में मुझे याद है कि एयर ब्लू ने जो है वो कुछ मैनचेस्टर के लिए कुछ फ्लाइट्स वगैरह जो है वो शुरू की थी किसी एक और शहर के लिए भी, लेकिन फिर भी वो मुनक़ता कर दी गई थी. इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो PIA को पे पाबंदी लगा दी गई थी बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी कंसर्न्स एंड ऑल. इसमें हमारे कुछ इंस्पेक्शंस वगैरह भी हुए. यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जो है वो पाबंदियां हैं, वहां पे भी आप नहीं जा सकते. वरना एक जमाने में PIA की बड़ी फ्लाइट्स हुआ करती थी यार यूरोपियन यूनियन में. पेरिस जाती थी, फ्रैंकफर्ट जाया करती थी फ्लाइट, और इसके अलावा कोपेनहेगन हुआ करता था एक उनकी डेस्टिनेशन. ऑस्लो, एथेंस फ्लाइट जाया करती थी. रोम, आई थिंक कुछ अरसे के लिए बार्सिलोना में ही जो है उन्होंने फ्लाइट शुरू की थी. सोचें यार कितनी जगहों पे हम जाते रहे, लेकिन सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया यार कसम से. क्या कहते हैं भाई, सिविल एविएशन हैज एक्सप्रेस द होप. ठीक है. A spokesman for the CA said on Monday that e-कचहरी commence. नहीं यार उसकी बात करें ना यार, 43rd e-कचहरी, इसका हम क्या करें, जरा PIA की बात करें. लेकिन वो उन्होंने होप है, वो कोई ऐसी कोई रियाज साहब ये ऐसी खबर नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी. और क्या सीन है रियाजुर रहमान साहब, आपने ओहो जंगी जहाजों के हवाले से भी आज आपने ट्वीट किया है सर. 15 कंट्रीज दैट हैव मोस्ट F-16 फाइटर्स, सबसे ज्यादा F-16 है अमेरिका के पास ऑफ कोर्स. एंड देन वी हैव गॉट तुर्की जिनके पास जो है वो F-16 फाइटर हैं. 243 F-16 फाइटर्स हैं. और उसके बाद इसराइल है 224. ओह यार जबरदस्त यार जबरदस्त. इवन UAE has got 76 F-16. सिंगापुर has got 60. सिंगापुर को किससे जंग लड़नी है यार सीरियसली. फिर भी उन्होंने इतना बड़ा छोटा सा मुल्क है जिसके पास 60 F-16 है. क्या बात है. आप जानते हैं F-16 जो है it's a multi-role fighter, one of the most successful aircrafts in the world. और लॉकहीड मार्टिन नामी एक अमेरिकन कंपनी जो है वो ये जहाज बनाती है और कमाल जहाज बनाती है. क्या बात है जी. और क्या सीन है. एमी अली कहते हैं भाई कुछ कंट्रोवर्शियल बात लग रही है मुझे. कहते हैं अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी. अच्छा जी. चलो छोड़ो यार, रहने दो यार. पता है तो ये बातें ना जरा थोड़ी सी लोग सेंसिटिव होते हैं इन चीजों के हवाले से, अगर आप इस पे कोई बात कर लें. लेकिन बेसिकली एमी जो है वो इस शेर से अग्री नहीं करते. वो इकबाल की, देखो ये तो हमारा हक है ना. अब इकबाल अगर कोई शेर पढ़ते हैं और आप उससे अग्री ना करें, जैसे इकबाल की बहुत सारे शेर मैं भी जब पढ़ता था मैं कहता था नहीं यार मैं इस कुछ से अग्री नहीं करता यार. वो जो नौजवानों में चीज भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो अशार जो है ना वो सुनाकर उससे गलत जज्बात जो हैं वो भी भड़काए गए हैं नौजवानों में पाकिस्तान की. सो वो मेरे ख्याल से आई थिंक इख्तिलाफ करना हमारा हक है. और तो इकबाल से भी इख्तिलाफ किया जा सकता है, व्हाई नॉट. आई मीन इकबाल की शायरी भी अपनी जगह. और इसके अलावा भाई आपको पता ना इकबाल ने तो अपने एक किताब में मुसोलिनी का जो है वो एक कसीदा भी लिखा हुआ है. उन्होंने तो सोशलिज्म या कम्युनिज्म के हवाले से भी जो उन्होंने बात की हुई है. आपको पता है ना कि उन्होंने कार्ल मार्क्स की शान में भी बात की है. और तो आप डिसएग्री कर सकते हैं. लाइक मुसोलिनी जो कि एक फैशिस्ट रूलर था, बड़ा जालिम आदमी था, अब उसकी शान में कसीदा लिखेगा तो फिर तो आप इख्तिलाफ तो करेंगे ना. आगे बढ़ते हैं जी. पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू माय ब्रदर, माय बेनिफैक्टर, माय बॉस, माय सीनियर ग्रेट पर्सन एंड ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर नासिर हुसैन. वेल जबरदस्त. क्या बात है भाई. मिस्टर नासिर हुसैन, आपके लिए माशाल्लाह इतने जबरदस्त अलकाब जो हैं वो पीर ज़हीर साहब ने इस्तेमाल किए हैं. तो उनकी तरफ से बेहतरीन विशेस आपके लिए और हमारी तरफ से भी नासिर साहब सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. पीर ज़हीर साहब ये भी कहते हैं नाइस सैरी एट गफ्फार, वेरी गुड अरेंजमेंट बाय रजी मर्चेंट साहब एंड हिज टीम एज ऑलवेज. नहीं तो आप कहाँ थे. अच्छा पीर साहब की वैसे आदत है, पीर साहब अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर कराते. तो इस वीकेंड पे हमारी लिसनर्स की जो है वो एक सैरी हुई थी.
और वो सहरी में हमारे लिसनर्स आए हुए थे और कुछ की वाइफ्स जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थी. बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब कुछ बहुत अच्छा होता है. सलमान अहमद साहब एंड हमारे रजी मर्चेंट साहब ने अरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा. और लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पीर साहब ने रजिस्टर करवाया था लेकिन पीर साहब आए नहीं. पीर साहब रजिस्टर जरूर करवाते हैं, कम से कम वो ये जरूर होता है कि अपना नाम जरूर लिखवाते हैं वो. अब आए ना आए वो एक अलग बात है. और दूसरी चीज जो है वो ये कि पीर साहब तो बल्कि अब तो लाहौर के इवेंट्स में भी अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं. वो आते चांस जरूर लेना चाहिए. वैसे अदील कमर कहते हैं भाई ऑल सनराइजर लिसनर्स, पाकिस्तान बिकेम वर्ल्ड कप चैंपियन ऑन दिस डे 1992. बिल्कुल जी, 1992 के वर्ल्ड कप 25 मार्च हमारी तारीख के अहम दिनों में से एक है. बाकी तो ज़ाहिर है हमारी कोई खास अचीवमेंट्स है नहीं जब से हम दुनिया में आए हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. लेकिन ये एक अचीवमेंट है जिसपे हम सारे पाकिस्तानी जो हैं वो मेरे ख्याल से अग्री करते हैं कि ये एक अच्छी अचीवमेंट थी. चले अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है 7:34 एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. वानिया का मैसेज आया है. वानिया कहती है हाउ आर यू अदील अंकल, टुडे आई एम वेयरिंग ग्रीन ड्रेस टू सेलिब्रेट पाकिस्तान डे एट सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर एंड गोइंग टू स्कूल. क्या बात है, जबरदस्त. तो क्या सिर्फ ग्रीन ड्रेस ही जो है वो पहना है या आज स्कूल में कोई प्रोग्राम भी है 23 मार्च के हवाले से? अच्छा जी, इसके अलावा पारसा का मैसेज भी आया मेरे पास. पारसा मेरा शो लाहौर में सुन रही है और उन्होंने मुझे है वो 23 मार्च के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी. लेकिन बेटा इसमें एक मैं आपकी तस्दीक करता चलूं. अब तस्दीक क्या होती है वो आपकी अम्मी बैठी में बता रहे हैं, वो आपको बता देंगी. तस्दीक ये है कि आपने कहा कि अल्लामा इकबाल भी वहां पर मौजूद थे. सो इसमें एक इशू है और वो ये है कि जब तक ये 22 मार्च 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की गई थी मंटो पार्क उस वक्त के, जिसको बाद में इकबाल पार्क जिसका नाम पड़ गया था लाहौर में आपके शहर में, उस वक्त तक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इंतकाल कर चुके थे. उनके इंतकाल को 1.5 साल 2 साल का करीब जो है ना वो अरसा हो गया था. तो आप देखें बेचारे वो पाकिस्तान की क्रिएशन जो है वो नहीं देख पाए, लेकिन उनकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं जरूर काम कर रही थी. बिकॉज हमारे जो तारीख दान है वो यही कहते हैं कि खुतबा इलाहाबाद जो अल्लामा इकबाल ने दिया था 1930 में, उसमें उन्होंने कुछ इन्हीं ख्यालात का इजहार किया था. इवन दो अल्लामा इकबाल के अपने साहबजादे मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल जो हैं वो इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं. शायद उनके अब्बू जो हैं वो एक सेपरेट कंट्री नहीं चाहते थे, लेकिन बहरहाल अब उस बारे में सोचना बहुत देर हो गई हमको. लेकिन ये है बेटा कहानी. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है बाकी तस्हीका बता दीजिएगा, ठीक है? ओके. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं मुलाजिम पीटने के वाकये के बाद बरतानिया ने राहत फतेह अली खान से कॉमनवेल्थ के सफीर की जिम्मेदारी वापस ले ली थी, मगर रियासत पाकिस्तान ने उसे सदारती तमगे से नवाज दिया. पाकिस्तान को नवाज दो. तो बस यही है मेरे ख्याल से. हमारे जितने ये सदारती तमगे इनकी जिस लेवल की मिट्टी पलीद हो रही है पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह सियासी बुनियादों पर ये तमगे दिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में कुछ लोग बोल देंगे नहीं यार तू ऐसा कर, ये तमगे अपने पास ही रख ले यार. अरे कुछ अच्छे लोगों को भी मिलता है, मैं हरगिज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन होता ही है कि जैसे भाई अरे हाँ भाई आज सुबह मुझे पता चला कि हमारे दोस्त हमारे बड़े रेगुलर लिसनर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, उनको भी जो है वो तमगा इम्तियाज मिला है. सो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. मैंने आज सुबह अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे देखा तो मैंने उनको मुबारकबादी और तहनीती पैगाम जिसे कहते हैं वो मैंने उनको भेजा. हावेवर फिर आप देखते हैं कि जी माशाल्लाह गरीदा फारूक की साहिबा को भी जो है वो बड़ा अहम एक अवार्ड दिया जा रहा है. उसके अलावा ये वकार सत्ती साहब जो कि नून लीग के प्रोपागेंडा पेडलर हैं और काफ़ी संगीन इल्ज़ामात उन्होंने एक ज़माने में इमरान खान के ऊपर लगाए थे ब्लास्फेमी वगैरह के हवाले से, उन लोगों को भी जो है वो तमगे दिए जा रहे हैं. तो इन तमगों की हैसियत को, इसकी वक़्त को जो है वो बराए मेहरबानी कम ना कीजिए. ये पीटीआई ने भी, अगर आपको याद हो, कुछ अदाकाराओं को जो है वो तमगा इम्तियाज, बड़े बड़े अदाकार बैठे हुए हमारे यहाँ जिन्हें कोई पूछता भी नहीं है, और कुछ अदाकाराओं को जो है वो उस जमाने में. अच्छा बात यह है कि पीटीआई का जब भी आप किसी आजकल के दौर में किसी नून लीगी से बात करें भाई यार इसको क्यों दे दिया, वो कहेंगे यार आपने भी माविश हयात को महविश हयात को दिया था, अच्छा उसको क्यों दे दिया
यार आपने भी महविश हयात को दिया था, अबे लेकिन उसको क्यों दे दिया यार, महविश हयात को आप लोगों ने दिया था ना। तो ये बड़ा मसला चल रहा है, अब इस बारे में क्या करें यार, समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन खैर चलें जी, बहरहाल जिसने भी सदारती अवार्ड आप में से किसी को मिल गया और तो फिर मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद जो है ना वो आप कबूल कीजिए। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और ये सीन है, और ये सीन है रूहानी टूर पर मौजूद थे इकबाल अब्दुल्ला कमर। पता नहीं भाई, अब क्या कह सकते हैं, क्या होता होगा। जो मरने के बाद पता नहीं रूहानी भी पहुंचते होंगे या नहीं पहुंचते होंगे, क्या होता होगा सिलसिला। हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, रुएं आती हैं, रुएं, पता नहीं यार क्या सीन है, वल्लाह आलम। आगे बढ़ते हैं जी। अब्दुल्ला कमर साहब का मैसेज था। उमैर अहमद कहते हैं, आदिल भाई हाउ आर यू, इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज सीइंग यू होस्टिंग अल खिदमत रिलीफ एफर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन यस्टरडे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। हाँ जी, मैं कल रात में जिस इवेंट की बात कर रहा था, तो अल खिदमत का जो खवातीन का विंग है वो यार उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज, बेसिकली उन्होंने एक रिलीफ कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और जब से ये गजा में इजरायली बमबारी शुरू हुई है उसके बाद से अल खिदमत काफी एक्टिव है वहां पे रिलीफ गुड्स भेजने के लिए। आपको पता है कि अब से कुछ अर्से पहले तक तो वहाँ रिलीफ गुड्स नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी करके जो है वो गुड्स वहां पे पहुंच रही हैं। सो अल खिदमत जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है इस पूरी चीज के हवाले से। तो येस्टरडे दे इनवाइटेड मी कि, और हमारी टीम को, कि आके आप जरा देखिए जी, कवरेज कीजिए इसकी और देखिए। और मैं वहां पे गया और माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हुई। अभी हाल ही में स्टार्टअप पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के लिए अल खिदमत की जो विमेन विंग है, उनका विमेन विंग जो है वो एक सेपरेट, बाय द वे इनका एक यूनिट है। और उसकी जो चेयरपर्सन है जिनका नाम नवीदा अनीस साहिबा है, जी बिल्कुल, उनके साथ एक पॉडकास्ट भी मैंने की थी। मौका मिले तो आप वो जरूर पॉडकास्ट देखिएगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि उनका इदारा जो है वो क्या जबरदस्त काम कर रहा है। ज़ाहिर मेरे ख्याल से इसमें हमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि अल खिदमत, ज़ाहिर एक पता है कि जी, अब ज़ाहिर है जब भी हम अल खिदमत का नाम सुनते हैं हमारे जहन में जमात इस्लामी आ जाता है, लेकिन हमें, मेरे ख्याल से आई थिंक अब वो ट्रांसेंड कर गए अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए। जैसे अब खिदमत खलक कमेटी है, एमक्यूएम के एक जमाने में बहुत एक्टिव हुआ करती थी, लेकिन उसको आप जानते हैं कि फिर डिसमेंटल कर दिया गया था। और अभी भी जो है, इवन दो एमक्यूएम अब आपको पता है जिस पायदान पर पहुंच चुकी है, उसके बावजूद उनको उनकी सोशल वेलफेयर सरगर्मियां बहुत लिमिटेड अंदाज में अलाउ किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर हमेशा एक सियासी छाप होगी। लेकिन अल खिदमत आई थिंक उस आइडेंटिटी से ट्रांसेंड कर गया, उधर नेक्स्ट लेवल पे जो है वो पहुंच गया। तो कल बड़ा अच्छा हुआ जी, माशाल्लाह नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो वॉलंटियर की हैसियत से सामान पैक कर रहे थे। और कल का दिन जो था, बेसिकली उन्होंने तकरीबन 1000 बॉक्सेस बनाए हैं जो कि फैमिली के लिए, जिसमें खवातीन के लिए कपड़े वगैरह, अबाए, और इसके साथ साथ बच्चों के लिए खिलौने और घर का सामान, ये सारी चीजें, खवातीन के लिए जो उनकी हाइजीन की चीजें होती हैं, उनके सैनिटरी पैक्स वगैरह। सो वो जो एक इंसान को जरूरत हो सकती है वो बॉक्स बना रहे थे। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस उमैर, एज ऑलवेज, और गुड जॉब बाय देम। आगे बढ़ते हैं जी। इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो डस शी डिजर्व दिस अवार्ड, डॉक्टर शमशाद अख्तर अवार्डेड निशान इम्तियाज फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस। करती होंगी यार, अच्छा काम किया होगा उन्होंने, ज़ाहिर है अवार्ड देने वाले उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होंगे, बहैसियत पाकिस्तान की जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। ओके, क्या बात है भाई। डॉक्टर जीशान बेग बताते हैं हमें, इंटरनेशनल वॉफल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 25 एवरी ईयर। आज इंटरनेशनल वॉफल डे है ना। हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दैट मैन, इंटरनेशनल वॉफल डे टुडे, ये भी मनाया जाता है। द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ वॉफल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट ग्रीस, गोज इवन फर्दर इनटू हिस्ट्री, इनटू द Neolithic and Stone Age over 4000 years ago. Oh my God! यानी इंसान 4000 साल से वॉफल बना रहा है। क्या बात है, जबरदस्त। मुझे नहीं पता ये बात वैसे यार। वैसे हमारे यहाँ बाज वॉफल जो है ना वो ऐसी होंगे कि जो 4000 साल पहले ही बने होंगे यार। बाज जगह पे दुकानों में जाते हैं ना, आप कहते हैं यार इतने पुराने वॉफल क्या कर रहे हैं सर, ये वॉफल जो आप खा रहे हैं ये आज से 4000 साल पहले सर जॉन मार्शल ने इसको जो है वो एक्सकेवेट किया था हड़प्पा के करीब। वाकई, और इससे बात याद आई। चले एनीवे, हैप्पी वॉफल डे यार। ओके, आई विल बी वेरी फ्रैंक अबाउट वॉफल, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वॉफल, मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन अगर अच्छे वॉफल के साथ ऊपर आइसक्रीम रखी हुई मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ जी। मुझे पता है भूख लग रही है यार सबको रोजे में, लेकिन कोई बात नहीं यार। अभी ना वीकेंड पे बहुत सैड सीन हुआ यार, और बड़ा दिल दुखा मेरा। मैं कुछ दिन सैदी में कुछ दोस्तों को बता भी रहा था ये वाकया कि यार मैं किसी काम से
अपने घर में ना वो रेनोवेशन हमारे यहाँ हुई थी, अगर आपको याद हो, बहुत रोना पीटना किया करता था मैं कि यार मजदूर ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसमें ना कुछ छोटे मोटे काम आखिर में निकलते रहते हैं, यार ये थोड़ा सा पल्ला कैबिनेट का देख ले, ठीक कर ले यार ऊपर। तो मजेदार बात ये थी कि हमारे यहाँ क्योंकि फॉल्स प्रूफिंग वगैरह हमने बनाई थी अपने टीवी लॉन्च में, तो हमारे पंखा नहीं लगा हुआ, अभी तो पंखे की जरूरत ही पेश नहीं आई थी, बट अब पंखे की जरूरत पेश आ गई। तो मैंने फिर बोला भाई, हमारे जो ठेकेदार दोस्त थे, हमने कहा भाई खानदान के बच्चे ही हैं, मैंने कहा यार पंखा लगवाओ भैया आ गए। तो मैं पंखा लेने, उन्होंने कहा भाई ले आए पंखा, हम लगवा देते हैं। तो खैर पंखा मैं लेने गया, तो मैं महमूदाबाद की तरफ चला गया, यहाँ तो कोई दुकान थी नहीं। मैंने कहा यार इतनी वैरायटी वहीं मिलती है, वहाँ कोई पंखों की दुकान है। वहाँ पे यार एक दुकान से ना मैंने दूध लिया, हम 4000 साल पुरानी गुड्स की बात कर रहे हैं, वहां से दूध लिया, बड़ी मशहूर दुकान है यार वो, और वो दूध लिया और मैंने बड़े फख्र से मैं लेकर गया। मैंने कहा यार ये मैन घर वाले खुश होंगे, साहब खुश होगा, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। और जब वो दूध जो है ना वो ले जाके फिर फ्रीजर में रख दिया एज ऑलवेज, तो फिर बेगम साहबा ने जो है वो उसको उबालने के लिए जब निकाला, उन्होंने एक आवाज दी इधर आए, और मैं डर गया, मैंने कहा क्या हो गया, गया मैं किचन, देखा तो वो दूध की थैली उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, उन्होंने कहा देखिए क्या है इसके नीचे। यार उस दूध की थैली के नीचे ना बाकायदा मिट्टी की एक लेयर थी। मैं ये थैली के बाहर, मैं भी थोड़ी देर पहले समझा कि यार लगता है थैली के मैंने कहीं गंदी जगह रख दी, किसी बच्चे ने कुछ हुआ कि उसमें मिट्टी लग गई है। यार दूध के अंदर मिट्टी थी, यानी थोड़ी देर बाद जब दूध सेटल हुआ तो उसके अंदर से यार इतना दिल दुखा मेरा यार। मैंने कहा यार इतनी बड़ी दुकान है ये, यानी उस इलाके की बड़ी दुकानों में से एक दुकान यार, और दिल टूट गया मेरा यार। क्या करें यार सीरियसली, ये भी कोई 4000 साल पुराना निकला हुआ दूध उसने हमें दे दिया यार, वॉफल की तरह। हाँ जी, बस ब्रेक पे बढ़ जाते हैं, लेकिन हसन की तरह मैसेज कर लेते हैं भाई। द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बिफोर स्लाइस ब्रेड। ऑलराइट, टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बिफोर स्लाइस ब्रेड। ऑलराइट, a study found that overall Android users are more honest than iPhone users. हसन शेख, वेरी इंटरेस्टिंग यार, ये किस तरह पता चलाते हैं ये बात मुझे पता नहीं है, लेकिन ठीक है। चलें जी, आपको हम लिए चलते हैं। अच्छा, बशीर अहमद साहब कहते हैं क्या हमारे सियासतदान वाकई चोर हैं या उनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज मुल्क इस दलदल में फंस चुका है? देखो या वाली बात तो नहीं है, जब चोर हुक्मरान होंगे तो फिर गलत पॉलिसियों की वजह से ही मुल्क दलदल में फंसता है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक अब तक तो आवाम समझ गई है। मुझे लगता है कभी कभार सियासतदान, मैं ये हरगिज सियासतदानों को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अब हमें शायद अंदाजा हो गया है कि बराबरी की दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, यानी सिर्फ सियासतदानों को ब्लेम कर देना पाकिस्तान की कमबख्तियों पे, मेरे ख्याल से ये बात भी ठीक नहीं है। और निज़ाम ऐसा बन गया है कि कोई अगर ऑनेस्ट सियासतदान आएगा भी तो वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपको पता है असगर खान साहब हुए या फिर अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे लोग हुए, हकीम मोहम्मद सईद हुए, जो भी यहाँ पे ईमानदारी की सियासत या सिस्टम या निज़ाम के खिलाफ कुछ बात करेगा उसके साथ क्या किया जाएगा, इसकी एक जिंदा जावेद मिसाल आजकल आप देख भी रहे हैं। चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद हम सुनेंगे कोई कलाम और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं। So don't go anywhere and keep listening. Alright, भाई ये अभी तो तकरीबन कोई 4 मिनट मजीद चलना है, ये कलाम बड़ा खूबसूरत है, इसको हम आगे प्रोग्राम में कभी शामिल जरूर करते हैं, किसी दिन पूरा चलाएंगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि अगर मैंने पूरा चला लिया तो फिर मेरे पास आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों के लिए वक्त नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जी, अली सेठी और आबदा परवीन साहिबा की आवाज में one of the classics of a Coke Studio there, that was Aka, and बिल्कुल I hope आपने इसको मेरी तरह भरपूर तरीके से enjoy किया होगा। अच्छा जी, इसके अलावा सुमेरा का मैसेज आया है, before I move towards the newspaper headlines, सुमेरा ने हमें बताया यह है कि आज उनकी वालदा की बरसी है और वो कहती ये हैं कि she died from pancreatic cancer which is untreated so far. I encourage the diagnosis of any symptoms. Please recite Surah Fatiha for her. Jazakallah. Thank you so much, Sumaira. It would have been very nice had you mentioned some of the symptoms. तो ये जरा अच्छा हो जाता, लेकिन वाकई यार I think early diagnosis really helps और screening खवातीन को खास तौर से वैसे सबको ही करवाते रहने चाहिए। चलिए जी, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर अब नजर डालते हैं और क्या लिखते हैं अखबारात। सेकंड फेज ऑफ अफगान repatriation in the works. Provincial authorities, law enforcement agencies tasked with collecting information of Afghan citizen card holders. Authorities estimate around 500,000 returned during the first phase. आप जानते हैं कि ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारी skirmishes हुई थी कुछ दिनों पहले, इसके बाद
ये ऐलान किया गया था कि जी अफगानियों की जो बाकी मानदा अफगानी है, अभी भी बचे हुए थे अफगानी, आई थॉट कि अभी तक सारे हमने बाहर निकाल दिए हैं, उनकी अब रिपैट्रिएशन जो है वो एक बार फिर से जो बाकी मानदा लोग हैं उनकी शुरू की जाएगी, जिसके लिए लिस्टें बनानी जो है वो शुरू कर दी गई हैं. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस का क्या लिखना है? इम्पोस्ट वजीर आजम का कहना है रेकोडेक मंसूबे की राह में रुकावटें दूर करेंगे. रेकोडेक पर काम करने वालों बंदरगाहों तक लॉजिस्टिक आमदोरफ्त की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे. रोड नेटवर्क अपग्रेड करेंगे. सरकारी सतह पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी. नई रेलवे लाइन से कानकुनी को फरोग मिलेगा. ठीक है जी, देखते हैं क्या रहता है सिलसिला यार. रेकोडेक के हवाले से कहते हैं जी बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर फायदा उठाने के लिए मवासलात के इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे लाइन की मंसूबा साजी की जाएगी. अच्छा, इसके पीछे आपको पता है थॉट क्या कार फरमाए हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, ये जहां पर भी किसी भी तकरीब में खिताब कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान की मादनी दौलत से इस्तिफादा हासिल करने के मामले पर जो है वो काफी जोर देते हैं. वो समझते ये हैं कि पाकिस्तान में इतने मादनियात मौजूद हैं कि हमारी तो तमाम मसाइल का हल जो है वो वहां पर मौजूद है. सो चलें जी देख लेते हैं कि इस बार हम जो है वो अपने मादनियात से मुस्तफीद होने में कामयाब होते हैं या नहीं. जंग अखबार ने जो है वो आज की क्या खबर बनाई है? हुकूमत 58 खरब टैक्स वसूली से कासिर है. जीडीपी के सालाना 6.9% के बराबर हमारा जो है वो बेसिकली आई थिंक फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है. वजीर आजम को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है. रिटेल सेक्टर में 888 अरब. अच्छा वो ये बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां से हम टैक्स की वसूली जो है वो मुमकिन हो सकती है. रिटेल सेक्टर से 888 अरब, ट्रांसपोर्ट में 562 अरब, आईटीपीज में 498 और बरामदात में 342 अरब का टैक्स गैप जो है वो मौजूद है. सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, टैक्स चोरी और दीगर अवामिल की वजह से 996 अरब रुपए का टैक्स फर्क आ रहा है. ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं. अच्छा जी चलें, और क्या सिलसिला है? ओके, वजारत अच्छा भाई हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब को आपको पता है कि वैसे भी खैर आपको पता है वीक सी इनकी गवर्नमेंट है, कोई इनकी हैसियत वगैरह तो इतनी खास है नहीं. और आपने ये भी देख लिया कि एक मैसिव सुबकी इनको जो है उठानी पड़ी. एक मैसिव रियलिटी चेक ओवर द वीकेंड शहबाज शरीफ साहब को मिला है. और वो हुआ जो है सिलसिला वो ये कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के खुद सरबराह वो बन के बैठ गए थे, लेकिन फिर अब आपको पता है कि अब उनको जो है वो बता ये दिया गया कि चलें शाबाश छोड़िए इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को. तो उन्होंने जो है वो फिर कल सुबह या परसों रात जो है वो एक नया नोटिफिकेशन वीकेंड पे जारी किया गया, यानी मंडे तक का वेट नहीं किया गया. आप देखिए वीकेंड के जो है वो एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी अब मिस्टर औरंगजेब के अंडर आ जाएगी. और दूसरी चीज जो आती है इसमें वो ये आती है कि इसहाक डार साहब अब इस कमेटी के मेंबर भी नहीं है, उनको दूर कर दिया गया है बिल्कुल इस चीज से. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. क्या सीन है? रूस अमेरिका कशीदगी, मॉस्को का यूक्रेन तवानाई निजाम पर मिसाइल हमला, अमेरिकी जंगी तैयारों का ताकुब, कीव और लवीव में 57 मिसाइल और ड्रोन हमले, यूक्रेन के क्राइमिया में रूसी बहरी जहाजों और दीगर तनसीबात पर जवाबी हमले हुए हैं. नवाबशाह में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 7 अफराद हलाक, 8 जख्मी, कशीदगी बरकरार. कहते हैं जी ठेकेदार अब्दुल गनी ढारी थ्रेशर मशीन लेकर गंदम की कटाई के लिए पहुंचा तो जमींदार से तल्ख कलामी हुई, यानी जमींदार से तल्ख कलामी हुई, उसमें 7 अफराद मार दिए फायरिंग करके. सिंध जो है ना यार वो अभी भी एक पत्थर के दौर में, उनके बाज इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त तक वहां पर जो है वो रह रहे हैं. तो ठीक हो गया. और क्या सीन है? गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध तैनात. ओके, गुलाम नबी मेमन और अच्छा जी ठीक हो गया. केपी हुकूमत ने परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने के लिए रसाई मांग ली, तसल्ली चाहते हैं. साबिक वजीर आला पर तशद्दुद हुआ, बैरिस्टर सैफ का ये कहना है. ओके, वजीर आला केपी का इलाज करवाएं, उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को मशवरा. ठीक जी. अच्छा, ये उस्मा बुखारी को मेरे ख्याल से रखा गया है कि सिर्फ शायद यानी कि बदतमीजी करने के लिए, और आप इनकी अगर पता नहीं किस बात का यार हुकूमत इनकी है, सब कुछ इनका है, पता नहीं उस्मा बुखारी किस बात पे गुस्से में रहती हैं, बदतमीजियां ही करती रहती हैं हर वक्त. लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको टास्क की, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन यही है. जॉब डिस्क्रिप्शन का इनको मिला होगा लेटर टू उस्मा बुखारी, पता नहीं कौन, बी अब्यूसिव डॉट, थैंक यू मरियम, योर्स मरियम.
ऐसी चलें जी, भी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपके इस ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सुबह के 8:05 हो चुके हैं और खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. Let us start with cricket. पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि अब क्योंकि एक नए सरबराह आ गए हैं उनके, और बड़े पावरफुल सरबराह हैं जिनके बारे में किसी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पावरफुल सिविलियन अगर कोई हैं तो वो शायद मोहसिन नकवी साहब हैं. वर्चुअल नोबडी, अननोन. कुछ अर्से पहले कोई उनको नहीं जानता, अब से कुछ महीने पहले बहुत कम लोग उनको जानते थे, लेकिन फिर आप जानते हैं कुछ अहम लोगों के साथ उनकी फुटेजेस आना शुरू हुई और फिर वो आए और छा गए और उनको उनके गालिबन पसंद के जो है वो ओहदे दिए गए. और एक ओहदा जो उनको दिया गया है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप का ओहदा. और हुआ ये कि जी अब पीएसएल क्योंकि निमट गई है तो इसके बाद अब उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया है कि जल्दी से हम कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशंस जो है उनकी अनाउंसमेंट वगैरह करना शुरू कर दें. तो अभी आपको पता है इस वीकेंड पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो हुई हैं. और सबसे पहले जो हुआ सिलसिला वो ये हुआ कि जी इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली. इमाद वसीम की कारकर्दगी जो है वो बड़ी कमाल रही, बड़ी जबरदस्त रही इन HBL PSL. उसके स्पेशली जो आखिर के मैचेस थे, स्पेशली इन द प्लेऑफ्स एंड द फाइनल, और उससे पहले भी एक दो मैच में इमाद ने जो है परफॉर्म किया था. ही वाज स्लोली एंड ग्रेजुअली गेटिंग इनटू द ग्रूव और फिर उसके बाद जो है गेम इन्होंने अपनी पूरी ऑन कर दी. और फिर हुआ ये कि जी गालिबन उन कुछ अश्योरेंसेस चाहते थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से. सो वर्ल्ड कप तक उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस ले ली है. दैट मीन्स ही इज अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन एंड विच मीन्स दैट ही वुड मोस्ट प्रोबेबली बी सिलेक्टेड फॉर द क्रिकेट टीम. सो ठीक हो गया सिलसिला. चलो जी, अब उसके बाद क्या सीन है? अब उसके बाद ये सीन है दैट मोहम्मद आमिर, अच्छा मुझे नहीं पता मोहम्मद आमिर से किसने कहा था कि अपनी जो है ना वो वापस ले लो, क्या कहते हैं, अपनी रिटायरमेंट वापस ले लो. पता नहीं किसने कहा था. आपने कहा था? मीन लाइक मैंने तो नहीं कहा था, किसी ने, पता नहीं किसने कहा था. लेकिन अब हुआ ये है कि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो बहरहाल वापस ले ली है और इन्होंने भी अपने आप को जो है वो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कर दिया है. अब मुझे वाकई समझ में नहीं आती है कि ये इनकी वर्ल्ड कप में जगह कहाँ बनती है और क्या बनती है, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी डेफिनेटली ये भी कुछ ना कुछ अश्योरेंसेस की बुनियाद पर जो है ये वापस आए होंगे. सो अब क्या हो गया कि ये हो गया सिलसिला. ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि वर्ल्ड कप के लिए जो पाकिस्तान के प्रोबेबल्स हैं इनका ऐलान किया जाना है. वर्ल्ड कप 1 जून से इसका आगाज हो रहा है, तकरीबन कोई 2.5 महीने का टाइम है हमारे पास उसकी तैयारी के लिए. लेकिन आपको पता है कि टीमें वगैरह उससे काफी पहले ऐलान कर दिया जाता है. आप ये भी जानते हैं कि एक कंडीशनिंग कैंप जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो भी शुरू होने वाला है अभी. और उस हवाले से कहते हैं कि उस हवाले से अब सीन ये होगा कि वो खिलाड़ियों के प्रोबेबल्स का ऐलान, 25 खिलाड़ी वहां पर जाएंगे काकूल और वहां पे जाके जो है वो तैयारियां करेंगे. अब उससे क्या फर्क पड़ेगा वो हम आने वाले दिनों में देख लेते हैं. चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है जी हाँ, एक बड़ी तब्दीली जो आने वाली है, जाहिर है अब मेरे ख्याल से काफी हद तक ये बात क्लियर हो गई है कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अब ज्यादा अरसे जो है वो नहीं रहेंगे. और खबरें अब यही गर्दिश कर रही हैं कि एक बार फिर से शायद बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है. अब इसमें कितनी रियलिटी है ज़ाहिर है आने वाले दिनों में जो है ना ये बात हमें पता चल जाएगी. लेकिन जो भी फैसला करना है मेरे ख्याल से इसको फौरन कर देना चाहिए. शाहीन शाह अफरीदी ज़ाहिर है जिन्होंने कप्तानी की अगेंस्ट न्यूजीलैंड और उसमें कोई इतनी खास खातिर ख्वाह उनकी कारकर्दगी ज़ाहिर है नहीं रही. वी नो अबाउट दैट. और उसके साथ साथ जो है जो एक और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो आपको पता है शान मसूद की कप्तानी भी ज़ाहिर है उस पर देखो आपकी अपनी परफॉर्मेंस रियली मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. और शाहीन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी काफी आप जानते हैं कि इस वक्त सवालिया निशान है उसके हवाले से. और इस तरह HBL PSL में जो आपने देखा कि हुआ लाहौर कलंदर्स के साथ, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था जाहिर है इस चेंज के हवाले से. तो बाबर आजम शायद तीनों फॉर्मेट्स में एक बार वापस ना आ सकें फिर से, लेकिन एक फॉर्मेट तो बहरहाल ऐसा लग रहा है कि उनको कप्तानी के लिए मिल ही जाएगा. ठीक है, ये हो गया सिलसिला इस चीज के हवाले से. अच्छा, हारिस रऊफ का, हाँ एक और जो खबर थी वो ये थी कि हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है. और अच्छा, इसमें बेसिकली मोहसिन नकवी का ये कहना है कि हारिस रऊफ का एक खत उनको जो है वो मिला और उस चिट्ठी में उन्होंने जो है वो अपने मौकिफ को, उनका कहना ये है कि उसको भरपूर अंदाज से उसको बयान किया, उसको क्लैरिफाई किया और उसके बाद उन्होंने जो है वो डिसाइड किया है कि
उनका कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से उनको ऑफर कर दिया जाएगा. अब मुझे नहीं पता कि उनको इसके अरेयर्स भी दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन खैर ठीक हो गया जी. और क्या सीन है, नए हॉकी चीफ तारिक बुक्टी पीएचएफ के नए सदर. अभी पीएचएफ में बड़ी गेम चल रही है, आपको पता है. पीएचएफ में गेम ये चल रही है कि पीएचएफ के इस वक्त जो है वो ऐसा लग रहा है कि दो जो है वो अफराद इसको लीड कर रहे हैं. एक तरफ जो है वो शैला रजा है और दूसरी तरफ जो है वो ये बुक्टी साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. और समझ में नहीं आ रहा यार कि आखिर हो रहा है तो फिर ये क्या हो रहा है. लेकिन बस एनीवे यार सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यार. जिस तरह की हुकूमत है उसी तरह के बाकी सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो भी चल रहे हैं. ओके, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इंतजामात का जायजा लेगी मुआयना कार टीम की आमद. पाकिस्तान मुल्क में इवेंट कराने के लिए पुरएतमाद. भारत के हवाले से फिलहाल कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा. इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ये भी बात सामने आई है कि एचबीएल पीएसएल में टीमों की तादाद 8 करने पर गौर होने लगा. अच्छा जी, आपको पता है कि थोड़ा अर्सा पहले वकार यूनुस ने जो है वो ये बात की थी कि 8 टीमें जो है वो होनी चाहिए एचबीएल पीएसएल में. अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो आपको रेजिस्टेंस फेस होगी वो रेजिस्टेंस फेस होगी फ्रॉम द फ्रेंचाइजीज देमसेल्फ, बिकॉज 8 टीमें होने का मकसद जो है वो ये है. देखो, एक तो बात हमें ये सामने आ रही है ना कि कोई मैचों की कोई ऐसी भूख नहीं है लोगों को कि टीमें बढ़ाओ. भूख है, भूखी है कौम मैच देखने के लिए. स्टेडियम रोड पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि मैचेस बढ़ाओ. कुछ नहीं हो रहा है ऐसा. ठीक है जी, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा जो है वो ये होगा कि जो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट आता है वो ये कि यार आपका जो रेवेन्यू किटी है वो तो नहीं बढ़ रहा. आपके रेवेन्यू किटी से पैसे जो हैं वो 8 टीमों में आप डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, 6 टीमों से. यानी हर टीम का वैसे ही आपकी फ्रेंचाइज पैसे नहीं बना रही और उनका शेयर जो है वो कम हो जाएगा. अब उसके बाद जाहिर है, लेकिन मुझे नहीं पता फ्रेंचाइजीज के पास भी जो है वो कितनी लिबर्टी है कुछ करने के लिए. बिकॉज ये बात याद रहे, जो तमाम की तमाम फ्रेंचाइज जो हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अब आखिरी साल में, एक्सेप्ट फॉर मुल्तान सुल्तान ऑफ कोर्स. और हमने ये भी देख लिया कि अब मोहसिन नकवी जो है वो मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, आपको जानते हैं कि सरबराही कर रहे हैं. तो अगर उनको बेसिकली सख्त तरीके से काम, हमने उनका एटीट्यूड देख लिया पिछले कोई 10-12 महीने में कि अगर कोई उनकी बात ना माने तो वो किस तरह उसको डील करते हैं. तो मेरे ख्याल से हो सकता है फ्रेंचाइज मालकान जो है ना अभी ना मान रहे हो बात, लेकिन आगे चल के मान जाए. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. चलो जी, ऑलराइट, चलें अभी आपको हम एक ब्रेक की जाने लिए चलना है. थोड़ी सी देर में बताता ही चलूं कि जी हमारा जो फेसबुक पे सनराइजर्स कम्युनिटी है उसमें मैंने मैसेज पोस्ट कर दिया है. आप अगर आपका ट्विटर नहीं चल रहा तो फिर आप फेसबुक पे भी हमारी जो कम्युनिटी है द सनराइजर्स कम्युनिटी ऑफ अदील अजहर, वाह क्या नाम है, द सनराइजर्स कम्युनिटी ऑफ अदील अजहर, जाके जो है आप वहां पे मैसेज अपना पोस्ट कर सकते हैं अंडर माय कमेंट, ताकि वो सब एक जगह पर जो है वो मौजूद रहें. एंड देन हमारे पास मैसेज आया हुआ है अतीक अहमद साहब का, कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू मी. ओके, अतीक अहमद साहब अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. अतीक साहब, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, खुश रहिए सर. इसके अलावा मोहम्मद अबू बकर साहब कहते हैं प्लीज कमेंट ऑन प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स गिवन टू सम क्वेश्चनेबल पर्सनालिटीज. तो आप एक काम करें कि आप जो क्वेश्चनेबल पर्सनालिटी हैं जरा उनके नाम लिख के दे दें तो मैं उस हवाले से कमेंट कर दूंगा. बिकॉज अगर आप कहेंगे कि गरीदा फारूकी एक क्वेश्चनेबल पर्सनालिटी है तो देखें ऐसी बात हरगिज नहीं है. बहुत सारे लोगों के लिए गरीदा फारूकी एक बहुत ही ऑथेंटिक, ईमानदार और सच पर मबनी, सच के उसूलों पर मबनी सहाफत करने वाली एक जर्नलिस्ट होंगी. 5-10 लोग होंगे ऐसे, लेकिन हैं. तो आप नाम बताएं उन लोगों का कि कौन है कि जिनको क्वेश्चनेबल पर्सनालिटीज को अवार्ड दिया गया है. चलें जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरे पास क्लैरिफिकेशन आई, मुल्तान सुल्तान इज आल्सो इन इट्स लास्ट ईयर. अच्छा, मुल्तान सुल्तान को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था तो लूट लिया यार तुम, आप लोगों ने उनको यार, बड़ी ज्यादती है. अच्छा जी, बाकी क्या सीन है? ओके, ठीक हो गया. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. एक हम कोई कलाम सुनते हैं, ठीक है. इन द मीनवाइल अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप फेसबुक पे जाके हमारी जो सनराइज कम्युनिटी है उसमें
मैंने अपना एक पोस्ट किया हुआ है आज की डेट के साथ कि इसके नीचे आप मैसेजेस अपने लिख दें ताकि सारे मैसेजेस एक जगह पे हमको नजर भी आए. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif Aslam with वही खुदा है and thank you so much. 8:24 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. हमारे यहाँ जो ये कलाम बनाए जाते हैं इतने लंबे क्यों रखे जाते हैं? एवरेज लेंथ 6.5-7 मिनट्स फुर्सत के साथ बनाए जाते हैं. वैसे मुझे लगता है ये कलाम काफी, लेकिन खैर चले जाके पढ़ते हैं. क्या मतलब है? इमरान अहमद साहब कहते हैं आई अर्ज टू प्लीज गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम योर एंड टू आवर किड्स, टीनेजर्स, स्पेशली पेरेंट्स टू अवॉइड काइटिंग. वी हैव विटनेस्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैजुअलिटीज इन द रीसेंट इंसिडेंट ऑफ अ यंग बॉय, सो पेनफुल. अल्लाह घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए. देखिए दुनिया भर में पतंगे उड़ाई जाती हैं इमरान अहमद. प्रॉब्लम देखो, इशू पतंगे उड़ाने के साथ नहीं है. इशू उस वैसी तरीके से है पतंग जो हम उड़ाते हैं और वो जो डोर का जो है, मखसूस डोर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. तो प्रॉब्लम उसके साथ है. उसकी वजह से पूरी की पूरी इस प्रैक्टिस को खत्म कर देना मेरे ख्याल से बड़ी एक आई थिंक हम थोड़ा काफी आगे चले जाएंगे इसमें. लेकिन खैर, स्मोकर्स एंड मैच फिक्सर्स आर बैक. विल यू टेक देम इन वर्ल्ड कप एंड व्हाई? नहीं, इमाद वसीम वापस आ गया टीम में, ठीक है. अब स्मोकर है तो अब क्या करें? स्मोकर अगर स्मोकिंग करके उसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसको उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए. खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है. बहरहाल ये बहुत अच्छी चीज है. अच्छा जी, सरी नवान कहते हैं भाई सेहत ठीक नहीं है, दुआ की अपील है, अल्लाह ताला आसानियां करे, आपके लिए बेहतर करे और जल्द से जल्द आपको शिफाए कामिल अता फरमाए. सरी नवान साहब. सर अकबर कहते हैं सलाम सर, लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम इस्तांबुल. क्या बात है भाई, इस्तांबुल में प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमारा. वेल डन सर, थैंक यू सो मच. और क्या सीन है? एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस थी. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. दूध में आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस थी, बहुत अच्छी बात है. एंड देन जीशान बेग कहते हैं 25 मार्च 1995 विकी वेब, द वर्ल्ड फर्स्ट विकी वाज लॉन्च्ड. Ward Cunningham introduced the wiki and users editable website. Today Wikipedia is the world's most well-known and widely used wiki. क्या बात है, wiki web. यार वैसे सोचें यार, Wikipedia नहीं होता तो फिर जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग होती यार. What a website यार, what a website. और क्या सीन है? अनस रजा का ट्वीट है. World TB Day was celebrated yesterday, 24th of March. Pakistan is one of the largest tuberculosis diagnosis network in the world with over 550 sites across the length and breadth of the country. Me and my team ensure the wellness and expansion of the testing sites. That is wonderful. और अनस का ताल्लुक जो है वो ये मेडिकल टेस्टिंग वाली फील्ड से है और उन्होंने बताया कि वर्ल्ड टीबी कहते हैं पाकिस्तान के पास डायग्नोसिस की बड़ी जबरदस्त सहूलियात मौजूद हैं. वैसे आमतौर से आजकल पाकिस्तान के बारे में मनफी मैसेजेस सुनने को मिलते हैं. मुझे लगा था कि आप कहने वाले हैं पाकिस्तान इज वन ऑफ द प्रिवेलेंट हाईएस्ट रेट्स ऑफ प्रिवेलेंट ट्यूबरकुलोसिस इन द वर्ल्ड. लेकिन आपने इसमें एक पॉजिटिव बात की है तो चलें जी. जाहिर है साइट ज्यादा है, इसका मतलब ये कि डिमांड ज्यादा होगी इसकी. अल्लाह ताला हम सबको और हमारे आसपास हमारे अजीज व अकारिब को जो है वो इन बीमारियों से महफूज रखे. आमीन सुम्मा आमीन. जीशान बेग साहब कहते हैं pancreatic cancer, by the time they do cause symptoms, they have often grown very large or already spread outside the pancreas. Fatigue and abnormal physical weakness, jaundice and related symptom, weight loss and poor appetite, belly or back pain, nausea and vomiting, gallbladder or liver enlargement, blood clots, diabetes. These are diabetes. Tumors of pancreas are extremely difficult to diagnose because the organ sits deep in the abdomen and hidden behind other organs. अल्लाह ताला इस बीमारी से भी सबको महफूज रखे. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा हमारे पास फेसबुक पे काफी सारे मैसेजेस मौजूद हैं. देखते हैं जी मैं कितने मैसेजेस जो है वो इसमें शामिल कर पाता हूँ अभी. एंड लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट मैसेज फर्स्ट. उरूसा इजाज का मैसेज आया है. सर यू become one of my motivation to get ready for job every day so that I can listen to your show while going to the university. Your silent listener, Dr. Arusa. Thank you so much, Dr. Arusa. And then we have got Ahsan Manzoor कहते हैं traffic jam at Korangi crossing. Please plan your journey accordingly. अच्छा 13 मिनट पुराना ये मैसेज है. एहसन मंजूर साहब कहते हैं कि कोरंगी क्रॉसिंग में ट्रैफिक जैम है, बराए मेहरबानी आपने
गूगल मैप्स निकालिए और देख लें कोई इसका ऑल्टरनेटिव है तो फिर आप वो ले सकते हैं. सलाम फ्रॉम चारसदा. फरहाद महमूद कहते हैं. इसके अलावा अब्दुल बासित कहते हैं अदील ब्रो आपको याद हो कि नहीं आज. बिल्कुल याद है यार, सुबह सुबह ही जिक्र किया था 1992 वर्ल्ड कप की आज एनिवर्सरी है. अच्छा जी. तहरीम आमिर कहती हैं अदील भाई सजेस्ट एनी गुड ट्रैवल एजेंट. अब ट्रैवल एजेंट सजेस्ट मैं कर दूंगा आपको, लेकिन आप अपनी जरा जरूरियात बताइए कि क्या आपको जरूरत पेश क्यों आ रही है आखिर ट्रैवल एजेंट की, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. वजिया सलमान कहती है योर शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव, लिसनिंग फ्रॉम लाहौर व्हाइल ड्रॉपिंग किड्स टू द स्कूल. थैंक यू सो मच. कामरान इसरार साहब थैंक यू सो मच, आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो. एंड देन अहमद खालिद कहते हैं a silent listener since 2021 wonderful show, can you shed some light on how mindful and take less work related mental stress. भाई ये तो देखिए अपना अहमद खालिद साहब, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को जो है वो कैसे कम किया जा सकता है. देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू. एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज जो होती है उसको माइंडफुलनेस भी कहा जाता है. मेडिटेशन जो है ये भी एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जो कि आप जो है वो ये कर सकते हैं. सो मेरा आपको ये कहना है कि आप YouTube पे जाएं, सर्च करें, बहुत चीजें मिल जाएंगी. सीमा सकीना रेगुलर लिसनर ऑफ योर प्रोग्राम टेक्सटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, थैंक यू. अरशद तरीन कहते हैं सदारती अवार्ड नवाजने वाले सदर खुद भी तो बाकमाल हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे. यार जरदारी साहब की तकरीर सुनी आपने, 23 मार्च को तकरीर कर रहे थे वो. यार उनसे अंदाजा हो रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो काफी नासाज है और उनको बोलने में भी यानी उनको पढ़ने में भी और उनके अल्फाज की अदायगी से भी ये लग रहा था कि तबीयत उनकी कुछ नासाज लग रही है. तो आई एम श्योर people around him would be providing him with the best possible medical facilities. आसिम अवान कहते हैं this year we could not produce any PhD suitable for presidential award. Isn't it pathetic? At least we could give तमग़ा शुजाअत to the person who saved students in शांगला. अरे यार वहाँ शांगला में तो स्टूडेंट्स को तो आपको पता है लोकल्स ने थोड़ी बचाया है, वो तो किसी और ने बचाया है. अच्छा जी. देन अता शिनवाड़ी कहते हैं डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट विल लास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हाइल द इकोनॉमिक चैलेंजेस आर वेरी सीरियस. देखिए अब ये सवाल जो है ना ये मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि ये गवर्नमेंट कब तक लास्ट करेगी. देखिए इस गवर्नमेंट का लास्ट करना इस गवर्नमेंट के अपने इख्तियार में नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी. तो जब तक इनको लास्ट करवाया जाएगा तब तक ये लास्ट करेंगे. इनके अपने पास तो कोई आपको पता है ना कि कोई उनकी हैसियत वैसियत कुछ है नहीं. कि अभी आपने देखा कि वीकेंड पे जो तमाशा हुआ है कि इसहाक डार साहब को प्राइवेटाइजेशन की कमेटी पकड़ा दी गई. शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं, मैं ही इक्तिसादी राब्ता कमेटी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी मैं ही हेड करूंगा. उन्होंने अपने नाम से नोटिफिकेशन निकाल दिया. वीकेंड पे उनसे होमवर्क करवाया गया, चलो शेज करो. वजीर खजाना होता है सीईसी का चेयरमैन और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ईसीसी का चेयरमैन, उसको लगाओ, चलो शाबाश. सैटरडे नाइट फिर जो है वो दोबारा नोटिफिकेशन निकाला गया. तो आपको अंदाजा हो रहा होगा इन हालात में कैसे इनके अपने इख्तियार में ये चीज ही नहीं है. या तो सिर्फ इनको इसलिए छुट्टी मिल सकती है कि वजीर आजम साहब खत लिखें, गुजारिश अर्ज है क्या, आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 3 years. तो फिर शायद कुछ वाकयात हो जाए, वरना तो ये चलते रहेंगे इसी तरह. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है and yeah, lots of interesting messages there that I see on Facebook too. चलें ट्विटर पे भी नजर डालते हैं. अकबर साहब कहते हैं here for work till Thursday. Notice that Istanbul is going into the municipal election coming Sunday. It is said by locals that these are key elections as it leads to one winning the election to the country's presidentship in future. भाई ये जो इस्तांबुल की क्या नाम है, इस्तांबुल büyük şehir belediyesi, इसके जो इलेक्शंस होते हैं भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये कि इस्तांबुल तुर्की देखिए यार दुनिया का जो भी अच्छा डिसेंट सा मुल्क है वहां पे जो लोकल बॉडीज होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. हमारे यहाँ जैसे थोड़ी कि आप एहसान करके जो है वो लोकल बॉडीज को इख्तियारात देते हैं, तो यहाँ पे जी लोकल बॉडीज के इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें बड़ी कमाल आपको पता है कि बड़े इख्तियारात. जो इस्तांबुल का मेयर होता है ही इज अ वेरी वेरी पावरफुल मैन और आप जानते हैं रजब तय्यप एर्दोगान जो इस वक्त हैं ये भी एक जमाने में इस्तांबुल büyük şehir belediyesi को जो है वो हेड कर चुके हैं. ग्रेट जी. अब्दुल अली मुगल साहब कहते हैं ब्रो yesterday Trump held a pre-election rally, कुछ उस पर रोशनी डालिए.
डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो है वो कल, डोनाल्ड ट्रम्प साहब इस वक्त फुल इलेक्शन मोड में जो है वो आए हुए हैं, और कल डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो फ्लोरिडा में मुझे कुछ नजर आ रहे थे. मैंने कुछ अपनी, कि जाहिर है वो आप होता ही है कि जो न्यूज आपकी एप्स होती हैं उसमें आप टॉपिक्स वगैरह बता देते हैं, तो वो आपको कस्टमाइज न्यूज जो है वो दे रहे होते हैं. सो डोनाल्ड ट्रम्प साहब मेरे ख्याल से शायद नॉर्थ कैरोलिना में कहीं थे, और फिर उसके बाद जो है वो फिर टेक्सास में मौजूद थे. तो डोनाल्ड ट्रम्प की इस वक्त कैंपेनिंग इज इन फुल स्विंग राइट नाउ, बिकॉज जाहिर है हमें ये बात तो पता ही है. अच्छा देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की कैंपेन, लेकिन अगर आप सुन रहे होंगे तो फिर वही बात आती है, और मैंने शायद आपको ये अब से कोई हफ्ता 10 दिन पहले इस तरफ तवज्जो दिलाई थी, दैट ही हैजंट येट सेड एनीथिंग कंट्रोवर्शियल. यानी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सपोर्टिंग एनालिस्ट हैं, दीज न्यूज़पेपर्स लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉशिंगटन पोस्ट एंड ऑल, जो कि बहुत ज्यादा लेफ्ट लीनिंग पेपर्स हैं, डोनाल्ड ट्रम्प से शदीद नफरत करते हैं, ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इस वक्त. और वो इस बात पे फ्रस्ट्रेटेड हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प कोई अभी तक कंट्रोवर्शियल बात ऐसी नहीं कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो कुछ मामला जो है वो क्रिएट किया जा सके, या जिस पे कोई कंट्रोवर्सी जो है वो की जा सके. सो मुझे उस हवाले से कोई न्यूज़ तो नहीं पता, मेरी नज़र में कोई ऐसी न्यूज़ तो ऑनेस्टली मुगल साहब नहीं आई है, लेकिन मैं देख लेता हूँ दोबारा, अगर कुछ मुझे मिलता है, पता चलता है तो मैं ज़रूर बताता हूँ. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और या तो वी वर लुकिंग. अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना वो सदारती तमगा के हवाले से बात कर रहे थे. अच्छा जी, ये बात जो है ना, किसी ने बोला कि किसी पीएचडी को जो है वो अवार्ड नहीं मिला, तो भाई देखिए, डॉक्टर शमशाद अख्तर को जो है वो इस बार अवार्ड मिला है, निशान इम्तियाज उनको मिला है. हमने सुबह भी इस हवाले से बात की थी उनको मिलने वाले अवार्ड के हवाले से, जिसमें किसी ने कहा था कि डज शी डिजर्व इट और नॉट. नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई, क्यों नहीं डिजर्व करती यार. पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं, इसके अलावा 2 केयर टेकर सेटअप्स का जो है वो हिस्सा बन चुकी हैं. सो और बड़ी लर्नड खातून है और बड़ी प्रोफेशनल खातून है. सो व्हाई नॉट, सीरियसली, व्हाई इज एनीवन क्वेश्चनिंग द क्रेडेंशियल. देखो, सब तो हुकूमत में वो एक तरह के लोग नहीं होते, लेकिन चलो डॉक्टर नदीम, थैंक यू सो मच, आपने इस तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई. अब शाहरुख कहती हैं कि ये जुगन काजिम को क्यों मिला सितारे इम्तियाज, बिकॉज शी इज नकवी सिस्टर इन लॉ. अच्छा, ये तो मुझे ऑनेस्टली बात नहीं पता कि वो क्या नकवी सिस्टर इन लॉ हैं या नहीं. इनके हस्बैंड का नाम, यस आई नो, फैसल नकवी. अरे यार, वैसे वाकई इनके हस्बैंड लॉयर हैं काफी मशहूर, और एक जमाने में ट्वीट्स बहुत किया करते थे इनके हस्बैंड. लाल शाह के नाम से उनका ट्विटर हैंडल होता था, पता नहीं अब ट्वीट करते हैं यानी नजर नहीं आते मुझे वो, लेकिन बहरहाल काफी असर टाइमलाइन पे नजर नहीं आए. लेकिन अभी जो है वो सीन ये है कि अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता अब जुगन को क्यों मिला होगा अवार्ड. अब ये तो जाहिर है इसके पीछे कोई रीजन तो नहीं जाती, लेकिन कुछ अवार्ड्स हमेशा कंट्रोवर्शियल होते हैं, हमें पता है. अब जैसे आप देखें, आईजी पंजाब को उन्होंने अवार्ड दे दिया, काफी सारे लोगों के लिए बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी है. अब कोई जर्नलिस्ट है वकार सत्ती, जिनको आप अगर फॉलो करते हैं, मैं खैर फॉलो तो नहीं करता ट्विटर पे, लेकिन अक्सर वो मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे आते हैं, और आप जानते हैं कि वो एक मखसूस जमात का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको वो कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं. मखसूस जमात क्या यार, नून लीग है. सो उनको दिया गया, उस पर लोग काफी हैरान थे कि यार ये क्या सीन है. कुछ गरीदा फारूकी को अवार्ड मिलने पे हैरान है. देखिए, मैं उस पर बार बार जो है ना वो यही बात बोल रहा हूँ कि जो इशू है इट्स नॉट, किसी ना किसी के लिए यार वो इम्पोर्टेंट लोग होंगे ही होंगे यार. अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक कहते हैं, सेवरल पीपल क्रिटिसाइजिंग द अवार्ड लिस्ट विदाउट गोइंग थ्रू इट. ऑब्वियसली सेवरल आर भर्ती के, बट द लिस्ट आल्सो हैज सैयद बाबर अली, अमजद साकिब, आदिल नजम एटसेट्रा. अ कलीग फ्रॉम लाम्स हु इज अ पीएचडी इज आल्सो इन द लिस्ट. या एब्सोल्युटली, आई मीन सारे के सारे ऐसे थोड़ी हैं कि जिन पे आप क्रिटिसाइज करेंगे. कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, और कुछ अच्छे लोग डाले इसलिए जाते हैं कि ये इस तरह के मैसेजेस हो सकें, समझ रहे हैं ना आप. रियाज भुट्टा साहब कहते हैं, माय डॉटर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 3 months इंटर्नशिप इन टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी. हाउ मेनी डेज बिफोर टिकट शुड बी बुक टू अवेल मिनिमम रेट्स. दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, प्लीज गाइड. देखिए, इसमें तरीका ये होता है कि रियाज भुट्टा साहब, अब मुझे पता नहीं कि आपकी साहबजादी की इंटर्नशिप कब शुरू हो रही है, बट बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं वो मुख्तलिफ डिस्काउंट्स वगैरह या स्कीम्स वगैरह जो है वो निकाल रही होती हैं. सो उनकी वेबसाइट से उनके न्यूज़ लेटर्स वगैरह आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें वो अलर्ट्स वगैरह भी आपको भेजते हैं कि जी हमारी फलाना स्कीम शुरू हो रही है, फलाना स्कीम. तो बहुत सारी एयरलाइंस की एनुअल सेल्स वगैरह होती हैं, उसमें आपको अच्छे गनीमत रेट्स जो है वो मिल जाते हैं. इसका कोई मखसूस फॉर्मूला नहीं होता कि अगर मैं इस टाइम पे इतने बजे करूं तो उस वक्त मुझे सबसे लोएस्ट टिकट जो है वो मिलेगा. सो ये आप थोड़ा सा इस पे लिए मेहनत करनी पड़ती है.
कि जरा ढूंढना पड़ेगा सिलसिला सर ये। बेहतर ये कि तमाम जो टर्की जाने के लिए देखें कौन कौन सी हम एयरलाइंस यूज कर सकते हैं ना, 3 4 5 6 एयरलाइंस के नाम याद आ रहे होंगे। टर्की जाने के लिए, सॉरी टर्की कहाँ से, कनाडा जाने के लिए 5-6 एयरलाइंस हैं। आपकी अपनी एयरलाइन पीआईए डायरेक्ट लेकर जाती है, बट बहुत महंगा टिकट होता है पीआईए का, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको टोरंटो उतारती है पियर्सन पे। सो बाकी आप कनेक्टिंग एयरलाइंस बहुत सारी ले सकते हैं, उसकी बहुत सारी डील्स वगैरह आती रहती हैं एंड ऑल। सो उसमें ये काम किया जा सकता है सर। बाकी ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने बताया कि ट्रैवल एजेंट वाली जो बात आई थी, तो तुर्की जाने का प्लान है, तुर्की और उम्रा करने का प्लान है तहरीम का। चले मैं लेट मी फाइंड समवन फॉर यू, कुछ करते हैं, सजेस्ट करते हैं आपको। ठीक है, और कोई चीज और कोई मैसेज? एक सेकंड जी। अच्छा, सेवरल पीपल क्रिटिसाइजिंग, अच्छा ये तो डॉक्टर का साहब का मैंने मैसेज पढ़ लिया। वकार जफर चीमा कहते हैं, अदील भाई सुबह ट्रैफिक का गुस्सा कम करने में योर शो रियली हेल्प्स। ऑलराइट अदील भाई, प्लीज डू कमेंट ऑन द करंट IMF डील एंड इट्स एवर डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन कॉमन मैन। लेकिन डील के अभी कुछ खदोखाल हमारे सामने जरा आ जाएं, फिर आपके साथ जरा ये कर लेंगे। अभी तो आपको पता है कि जराए के थ्रू ये बातें आ रही हैं कि ये होना है, ये होना है, ये होना है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट pretty bad, especially as far as the energy prices are concerned. अल्लाह खैर करे। शारिक भाई साहब कहते हैं सलाम and good morning, happy Holi to those who are celebrating. In India, it is also celebrated as an official announcement of summers. Have you seen the BJP list of candidates? Kangana Ranaut made it to the BJP camp. Some noticeable omission too. No, I haven't seen the list yet. But definitely we'll see soon. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। अभी शारिक भाई साहब ने होली की मुबारकबाद जो है वो दी to those friends of mine who were celebrating it. उससे मुझे याद आया यार कि अब से 8 साल पहले I was actually in India. वर्ल्ड कप चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप, और वो तो लाला का आखिरी वर्ल्ड कप था ऑफ कोर्स। और उसमें मैं चंडीगढ़ में था उन दिनों। होली जिस दिन थी यार, उस दिन मैं और हमारे दोस्त नवनीत माथुर जी जो हैं, हम लोग काफी लंबी राइड पे गए थे हिमाचल प्रदेश तक। क्या नाम था जाएगा? टिम्बर ट्रेल। यार अच्छी जगह थी, ठीक थी, इट वाज नाइस। इत्तेफाक की बात है, मैंने अभी ये बात की, अभी मैं सोच ही रहा था हैप्पी होली की मुबारकबाद के बाद, और मैं जैसे फेसबुक की अपनी मेमोरीज में आया तो फेसबुक ने मेरी एक मेमोरी मुझे याद दिलाई कि चंडीगढ़ के इलांटे मॉल में सल्लू भाई की दुकान बीइंग ह्यूमन, पता नहीं अब उनकी दुकान ही चलती भी है या नहीं, या अभी भी ब्रांड उनकी है या नहीं, लेकिन इस दुकान के बाहर मैंने तस्वीर खिंचाई थी बीइंग ह्यूमन, सिर्फ दिखाने के लिए दोस्तों को कि मैं सल्लू भाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। ऐसी महंगी दुकान थी यार, फजूल चीजें बिल्कुल ऐसी। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है? या लेट मी चेक। चलो एक सेकंड भैया। ऑलराइट, या कुछ बात करते हैं रूस के हवाले से। आपने सुना ओवर द वीकेंड रूस में एक कॉन्सर्ट के दौरान एक बहुत ही खौफनाक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, और ये बेसिकली एक प्लेस थी जिसका नाम था कोरोकस सिटी हॉल, और नॉर्दर्न मॉस्को का एक ये सबर्ब है जिसको क्रास्नोगोर्स्क कहा जाता है, और वहां पर ये वाकया हुआ। तकरीबन कुछ 6,000 लोग जो है वो एक कॉन्सर्ट जो है वो अटेंड कर रहे थे। वाज अ रॉक कॉन्सर्ट दैट वाज गोइंग ऑन, और वहां पे 4 दहशतगर्दों ने जो है वो हमला किया, और अंधाधुंध वो लोग फायरिंग करते रहे, जिससे 137 लोग जो हैं वो हलाक हुए, और कहते हैं कि ये तकरीबन 100 से ज्यादा जो है वो इस मामले में इंजर्ड हुए हैं। तो हैरतअंगेज बात थी कि वो ये तमाम तर दहशतगर्दी करने के बाद जो चारों हमला आवर थे बज़ाहिर वो उस वेन्यू से एस्केप करने में कामयाब हुए, और वहां से वो जो है फिर कहते ये हैं कि दे वर इवन ट्राइंग टू नाउ, रशियन अथॉरिटीज ने उन चारों बंदों को पकड़ लिया। ठीक है जी, ये 4 बंदे जो हैं इनका ताल्लुक बताया जा रहा है आइसिस से, दाइश से इनको जो है वो ताल्लुक बताया जा रहा है। आइसिस ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली, और आइसिस की जो खुरासान फ्रेंचाइज है, नाउ दिस इज दैट फ्रेंचाइज ऑफ आइसिस जो कि अफगानिस्तान में ऑपरेट करती है। इसमें क्योंकि इसमें 2 बंदों ने ये बात मानी है कि उनका ताल्लुक ताजिकिस्तान से, इवन तो ताजिकिस्तान के सदर ने इस बात को डिनाई किया है, लेकिन 2 बंदे बोलते हैं कि उनका ताल्लुक ताजिकिस्तान से है, और उन्होंने 2 ने जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुकम्मल तौर से कबूल कर ली है। अगर आप जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे, न्यूज वेबसाइट, तो वहां पे इन चारों की
शक्लें जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी आपको. सो ज़ाहिर है इस हमले के हवाले से बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज और ये सारी बातें चल रही हैं. बट लेट्स नॉट फॉरगेट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जब आईसिस ने जो है वो रूस के किसी इंटरेस्ट को या रूस को जो है वो नुकसान पहुंचाया है. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, 2015 में जिस वक्त आईसिस अपने ऑलमोस्ट पीक पे ऑपरेट कर रहा था, अब तो आपको पता है कि आईसिस के पास जितना भी उनका एरिया था वो तकरीबन खत्म हो चुका है. वरना आप जानते हैं रक्का नामी शहर सीरिया में, वहां से बाकायदा अपनी वो एक नाम नेहाद खिलाफत जो है वो चलाया करते थे. इसके अलावा सीरिया हुआ, इराक हुआ, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहां पे दाइश का अपना एक उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई हुई थी और जुल्म और बर्बरियत की उन्होंने जो है वो दास्तान रकम की थी. इस्लाम के नाम पे बनाने वाली ये जो हुकूमत कर रहे थे, बिकॉज कितना नुकसान आप जानते हैं कि इससे हमारे मजहब के इमेज का जो है वो हुआ है. और यहाँ पर भी जाहिर है यार, अब ये इस्लामी जस्टिफिकेशन है क्या देंगे इसकी, लेकिन जो मरने वाले थे 137 लोग जो मर गए उनका क्या कसूर था. तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि रूस ने जो है वो रूस आईसिस के निशाने पर रहा है. 2015 में एक रशियन प्लेन जो है वो इजिप्ट के ऊपर फ्लाई कर रहा था और उसमें जो है वो उन्होंने बॉम्ब किया था. एंड देन उसके अलावा 2017 में देयर वाज अ बॉम्ब अटैक इन सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो एज वेल, जिसमें 15 लोग जो हैं वो मारे गए थे. और अब उसके बाद जो है वो जाहिर, अच्छा इनका गुस्से की वजह जो है वो जाहिर आईसिस को रूस ने बहुत नुकसान पहुंचाया. सीरिया ने जो अपनी आप जानते हैं कि सीरिया की जो गवर्नमेंट थी वो एक जमाने में बिल्कुल कोलैप्स होने को थी. मैं बशार अल असद की बात कर रहा हूँ. लेकिन रूस ने वहां पे, व्लादिमीर पुतिन ने जो है फिर वो ऐलान किया कि वो बशार की मदद करेंगे. और फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी जबरदस्त कामयाबियां जो हैं वो एक बार फिर से हासिल की थी. अभी भी सीरिया का कुछ हिस्सा है जो कि बशार अल असद के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो ये है सिलसिला. अच्छा जी, इसके अलावा ज़ाहिर है आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे जो रेडिकल मुसलमान हैं, चेचनिया, दागिस्तान एंड ऑल, वो अभी भी रूस से जो है वो नाराज ही रहते हैं. बिकॉज आप जानते हैं कि रूस ने 2 बहुत ही खूनरेज जंगें जो हैं वो चेचनिया में लड़ी हैं. सो बहरहाल चलें जी, तो ये अब आईसिस ने तो इस हवाले से बात कर ली है. रूस ने तो बहरहाल बड़ा क्लियरली ये बता दिया है कि जी इनको सपोर्ट जो है वो यूक्रेन से भी हासिल थी. इवन दो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो इसका इनकार कर चुके हैं और नेचुरली वो इस बात का इनकार भी करेंगे. कोई भी मुल्क दुनिया का जो है वो अपने आप को आईसिस के साथ अटैच होता हुआ नजर नहीं, आपको कभी नजर नहीं आएगा. लेकिन जाहिर है आई थिंक ये भी सवाल बड़ा हक बजानिब होता है कि दाइश के जो हमलों का निशाना होते हैं वो कुछ मखसूस मुमालिक होते हैं या एक मखसूस सोच होती है. आपको पता है कि वो किन के खिलाफ सोच होती है और क्या होता है. तो ये एक डायरेक्ट कंस्पिरेसी थियरी तो चलती है कि यार आईसिस के क्रिएटर्स कौन थे और आईसिस कौन इसको बैक करता है और क्या होता है सिलसिला. सो लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया. अब इन 4 बंदों पे जो है वो 22 मार्च अभी इनका जो है वो ट्रायल शुरू होगा. दे हैव बीन चार्ज्ड विद मर्डर, दे हैव बीन चार्ज्ड विद टेररिज्म. जाहिर है इन सबको मौत की सजाएं मिलेंगी. चारों की तस्वीरें आप देख सकते हैं. ऐसा लग रहा है कि जब इनको पकड़ा होगा पुलिस ने तो इनकी जबरदस्त कुट जो है वो लगाई होगी. और नाम भी इनके जो हैं वो क्या हैं जी, दलेर जॉन मिर्ज़ोयेव, सईद अकरमी मुराद अली एंड शमसुद्दीन फिरादूनी एंड मोहम्मद सोबिर फैज़ोव, ये नाम है इनके जनाबे वाला. तो ये है वाकया. चलो जी, और क्या चीज़ है, और ये चीज़ है बिफोर वी टेक योर लीव, हमारे पास कोई और मैसेज वगैरह अगर हो, अदरवाइज या एक सेकेंड जी. नुमान कहते हैं प्राइमा फेसी इट अपीयर्स दैट आईसिस इज अ यूएस प्रॉक्सी. ओके. इसके अलावा ख्वाजा हमीद साहब कहते हैं माई सन अब्बास अख्तर, यू हैव मेट हिम लिसनिंग टू योर मॉर्निंग शो, ही हैज डेवलप्ड इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फॉरेन, यानी प्लीज गाइड हिम, शेयरिंग हिज कॉन्टैक्ट. नो, मैं ऑनेस्टली आई वुड रियली लव टू गाइड अब्बास, आपके साहबजादे, अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. लेकिन ये बैरून मुल्क की स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट के हवाले से मेरा ज्ञान जो है ना वो थोड़ा सा कम है, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा बात जो है वो नहीं कर पाऊंगा. चलें जी, और क्या सीन है. ओह अच्छा ठीक, चलें जी, डन हो गया गाइस. चलें गाइस, वक्त आ गया अब आप लोगों से जो है वो इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द शो. एंड या वैसे आज 12 जस्ट इन केस नेचुरली आज
सियासी लिहाज से भी इंटरेस्टिंग दिन है, बहुत सारे अहम केसेस और ये सब जो है सुने जा रहे हैं. लेकिन जाहिर है जिस केस पे जरा सा नजर ज्यादा होगी हमारी वो ये होगी कि आज जो साइफर केस की हियरिंग थी जिसको एडजर्न कर दिया गया था लास्ट वेडनेसडे को, आज वो रिज्यूम होने वाली है. और जो देखने की चीज है वो ये है कि डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था, क्या उसकी बाज़गश्त जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर से डिनाई किया है किसी भी साइफर की एग्जिस्टेंस को, क्या उसकी बाज़गश्त जो है वो आज इस केस में सुनाई दी जाएगी या नहीं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.